एक बार फिर से संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के माध्यम से आपने यह समझा कि किस प्रकार एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन के कारण प्रशांत महासागर के जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप में परिवर्तन के साथ वायुमंडलीय परिसंचरण पर प्रभाव पड़ता है। समान स्थिति में वाकर सेल के बनने के कारण जहां प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है और वहीं इंडोनेशियाई द्वीप समूह के समीप ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब का विकास होने के कारण वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति बनी रहती है। पेरू के तट पर जब पेरुवियन अर्थात हम्बोल्ट ठंडी जलधारा का प्रभाव रहता है तभी वाकर कोशिका का विकास होता है और इसी ठंडी जलधारा की एक शाखा जो विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती है उसे लानीना जलधारा कहते हैं। लानीना जलधारा के प्रभाव के कारण वाकर कोशिका की अपनी एक इंटेंसिटी बनी रहती है, यानी आप कह सकते हैं कि लानीना जलधारा वाकर कोशिका की तीव्रता को निर्धारित करता है। इसलिए जब लानीना जलधारा का प्रभाव अधिक होता है तो वाकर कोशिका के अधिक डेवलप होने के कारण जहां ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है, वहीं दक्षिणी हिंद महासागर से चलने वाली सनमार्गी हवाओं की इंटेंसिटी अधिक होने के कारण भारत के मॉनसूनी जलवायु पर भी अनुकूल प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपने लास्ट क्लास के माध्यम से ये भी देखा कि जब प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में पेरू के तट के समीप ठंडी जलधारा की जगह एल नीनो गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है, तब ऐसी स्थिति में उच्च वायुदाब की जगह निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है और वहीं इंडोनेशियाई द्वीप समूह के समीप निम्न वायुदाब की जगह उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है और इस कारण से वाकर कोशिका में वायु का प्रवाह ठीक रिवर्स यानी विपरीत हो जाता है, जिससे या जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि रिवर्स वाकर सेल बन गया है। यानी एल नीनो जलधारा के उत्पन्न होने पर वाकर सेल के रिवर्स होने के कारण जहां पेरू के तट के समीप औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होने लगती है क्योंकि वहां लो प्रेशर डेवलप हो जाता है और वहीं इंडोनेशियाई द्वीप समूह के समीप उच्च वायुदाब के विकास के कारण प्रतिचक्रवाती दिशा बनी रहती है, इसलिए वहां मौसमी सूखा के प्रभाव देखने को मिलते हैं और जो प्रशांत महासागर में दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवन है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है और इसी समय दक्षिणी हिंद महासागर से जो सनमार्गी पवन भारत की ओर प्रवाहित होती है उसकी इंटेंसिटी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि प्रशांत महासागर में विकसित निम्न वायुदाब का केंद्र उसे अपनी ओर खींचता है और इसलिए ही कहा जाता है कि एल नीनो जलधारा के प्रभाव से केवल प्रशांत महासागर के तटीय देशों के मौसम पर ही प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इस जलधारा के कारण हिंद महासागर के तटीय देशों के मौसम पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, इस जलधारा के कारण अटलांटिक महासागर के तटीय क्षेत्र की जलवायु भी प्रभावित होती है। इस आधार पर ही कहा जाता है कि अगर ला नीना के बाद एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति होती है तो ये प्रतिकूल पर्यावरणीय दशा है और इसके कारण जो मौसम में परिवर्तन होते हैं वह प्रतिकूल जलवायु दशा है। यानी और वहीं एल नीनो के बाद फिर से जब ला नीना जलधारा की उत्पत्ति होती है तो उस समय वाकर सेल अन्य समय की अपेक्षा अधिक डेवलप भी हो जाता है और इस प्रकार के एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन के कारण वैश्विक स्तर पर मौसम में होने वाले परिवर्तन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कह सकते हैं कि एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन का संबंध दक्षिणी प्रशांत महासागर से तो है, लेकिन इसके कारण अटलांटिक और हिंद महासागर के तटीय देशों की जलवायु पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम लोगों ने इसे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के सेक्शन में इसलिए डिस्कस किया और समझने का प्रयास किया क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जिस प्रकार से एल नीनो जलधारा की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उसके आधार पर ये इन्वायरमेंटलिस्ट कहने लगे हैं कि यदि इसी प्रकार से पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि होती रहे तो आने वाले समय में एल नीनो जलधारा एक सामान्य परिघटना हो सकती है। ये वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है।
लेकिन साथ में यह भी देखा गया कि एल नीनो जलधारा के उत्पन्न होने के बावजूद भारत की मॉनसूनी जलवायु पर इस जलधारा का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। तो वैज्ञानिकों ने यह विचार करना प्रारंभ किया कि आखिरकार इस जलधारा का भारत की मॉनसूनी जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव क्यों नहीं पड़ा। तभी इंडियन ओशियन डाइपोल यानी 1919 में इंडियन ओशियन डाइपोल के बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी मिली। और आपने ये भी लास्ट क्लास के माध्यम से समझा कि इंडियन ओशियन डाइपोल का संबंध उत्तरी हिंद महासागर में पूर्वी और पश्चिमी भाग के जल की सतह के विभिन्न ऊष्मन से है। जब उत्तरी हिंद महासागर में अरब सागर के जल की सतह का तापमान अधिक हो जाने के कारण निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है और वहीं अंडमान सागर में उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, तब वो इंडियन डाइपोल का पॉजिटिव फेज होता है। और ऐसी स्थिति में दक्षिणी हिंद महासागर से जो हवाएं उत्तरी हिंद महासागर में प्रवेश करती है वो अरब सागर के निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर जाती है, जिससे भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होने वाली वर्षा की मात्रा पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। वहीं जब अरब सागर की जगह अंडमान सागर का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होने पर निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है, तब वो इंडियन डाइपोल का निगेटिव फेज कहलाता है। ऐसी स्थिति में दक्षिण पूर्वी सनमार्गी पवन विषुवत रेखा को पार करने के बाद अंडमान सागर के निम्न वायुदाब के केंद्र की ओर जाती है, जिससे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र में औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है, जबकि अरब सागर में उच्च वायुदाब का विकास होने के कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और कहीं ना कहीं एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन और इंडियन ओशियन डाइपोल जैसी घटनाएं एक साथ भी हो सकती है। तो कब एल नीनो जलधारा का भारत की मॉनसूनी जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं जब एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति के साथ उत्तरी हिंद महासागर में इंडियन डाइपोल का पॉजिटिव फेज डेवलप हो जाए। यानी एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति और इंडियन डाइपोल का पॉजिटिव फेज एक ही समय होने पर एल नीनो जलधारा का भारत की मानसून जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कह सकते हैं कि इंडियन डाइपोल का पॉजिटिव फेज जो है वो एल नीनो जलधारा के प्रतिकूल प्रभाव को कम कर देता है। इस प्रकार से आप अपने टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि अभी जो मैं बोल रहा हूँ वो जो मैप है जिसे मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, उसे अब मैं इमेजिन कर रहा हूँ और इमेजिन करके उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप क्या कीजिए, मैप में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को यानी डायग्राम की सहायता से पहले समझने का प्रयास कीजिए, उसे डेवलप कीजिए। जब आपको लगे कि अब आप मैप को इमेजिन कर सकते हैं तो ऐसे सोच कर रिवाइज कीजिए। और रिवाइज करने के साथ कंपैरेटिव स्टडी भी कीजिए कि एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन और आईओडी दोनों में क्या डिफरेंस है। और दोनों का संबंध तो जलमंडल और वायुमंडल से है, लेकिन दोनों की उत्पत्ति या दोनों के से संबंधित जो घटनाएं हैं वो अलग अलग महासागर से। तो ऐसे आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। आज के क्लास के माध्यम से अब आपको यह देखना है कि मेडेन-जोलियन ऑक्सीलेशन किस प्रकार जलमंडल और वायुमंडल से संबंधित है, यानी इसका मौसम में होने वाले परिवर्तन से क्या संबंध है। और साथ में यह भी देखना है कि मेडेन-जोलियन ऑक्सीलेशन के साथ साथ पैसिफिक डिकेडल ऑक्सीलेशन का संबंध किस प्रकार की जलवायु संबंधित घटनाओं से है। और इन दोनों को समझने के बाद अंततः हमें यह भी विचार करना है कि अटलांटिक मेरीडोनल ऑक्सीलेशन ओवर टर्निंग सर्कुलेशन यानी एमॉक का संबंध मौसम में होने वाले परिवर्तन से कैसे है और इन सभी का ग्लोबल वार्मिंग से क्या संबंध है। यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण इस प्रकार के जो
परिवर्तन होते हैं या जलमंडल वायुमंडल में प्रोसेस या प्रक्रियाएं होती हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले इस पर विचार करते हैं कि आखिर मेडन जूलियन ऑसिलेशन क्या है। तो 1971 में मेडन और जूलियन, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस ऑसिलेशन यानी आप कह सकते हैं इस प्रकार के ऑसिलेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की, अध्ययन किया, इसलिए इसे मेडन MJO या मेडन जूलियन ऑसिलेशन कहते हैं। क्योंकि इस ऑसिलेशन का संबंध 30 डेज से लेकर 60 डेज तक के ड्यूरेशन से, इसलिए इसे 30 to 60 डेज ऑसिलेशन भी कहते हैं। इसे 30 to 60 डेज वेव भी कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं 30 से 60 दिनों के अंदर ही 30 से 60 दिनों के अंदर ही वायुमंडल में होने वाले परिसंचरण के कारण अगर किसी प्रकार से मौसम में परिवर्तन होता है, तो इस प्रकार के मौसम में होने वाले परिवर्तन का संबंध एक ही ऋतु के अंदर होने वाले परिवर्तन से, इसलिए इस 30 to 60 डेज ऑसिलेशन या वेव को 30 to 60 डेज इंट्रा ऑसिलेशन भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसे मेडन जूलियन ऑसिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि 1971 में दो वैज्ञानिकों ने, मेडन और जूलियन ने, इसके बारे में जानकारी दी, यानी इसका अध्ययन किया। इसे 30 to 60 डेज ऑसिलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वायुमंडल में 30 या 60 दिनों के अंदर ही जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और इसे 30 to 60 डेज वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के ऑसिलेशन का संबंध क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों से भी, यानी अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से भी, जहां वेव का फॉर्मेशन होता है। और अगर आपने जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते समय जेट स्ट्रीम के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी, जेट स्ट्रीम के साथ रोशनी तरंग को समझने का प्रयास किया होगा, तो आपको यह पहले से ही स्पष्ट है कि क्षोभ मंडल के ऊपरी परतों में जो पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट से ईस्ट की ओर सक्रिय पट्टी के रूप में वायुमंडल में डिस्टर्बेंस या विक्षोभ होता है, उसे लोग जेट स्ट्रीम का भी नाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस MJO का संबंध पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाओं से, या एक ऐसे डिस्टर्बेंस से है जिसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, और यह डिस्टर्बेंस एक प्रकार से वेव की फॉर्म में होता है। अब यहां समझिए, इसलिए इसे वेव 30 to 60 डेज वेव भी कहते हैं। इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि 30 से 60 दिनों के अंदर में अगर किसी भी स्थान विशेष के मौसम संबंधित विशेषताओं में परिवर्तन हो रहा है, तो एक ही मौसम के अंदर, एक ही ऋतु के अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब ध्यान दीजिए, MJO का संबंध ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय प्रदेश के वायुमंडलीय परिसंचरण से, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से, यानी इसका संबंध एक ऐसे सर्कुलेशन से है जिसके कारण इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र के मौसम में परिवर्तन होता है। और MJO का संबंध अगर देखा जाए तो हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, प्रशांत महासागर, यानी MJO के कारण हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मौसम पर प्रभाव पड़ता है। अब आप कहेंगे कि आखिरकार इससे मौसम पर प्रभाव कैसे पड़ता है, तो यहां ध्यान से समझिएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर, जैसे
अगर आप ये देख रहे हैं वेस्ट से ईस्ट की ओर अगर कोई हवा चलती है, वेव जनरेट होता है, तो उस वेव के कारण कहीं ना कहीं उस वेव के कारण किसी क्षेत्र में वायु का आरोहण होता है, तो कहीं पर वायु का अवरोहण होता है। अब आप थोड़ा सा सोचिएगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाओं के कारण अगर सतह पर निम्न वायुदाब के विकास से चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाएगी और वहीं किसी क्षेत्र में वायु के अवरोहण के कारण उच्च वायुदाब के विकास से प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं इससे तो मौसम पर प्रभाव पड़ेगा ही। अब इसे रिलेट करने का कोशिश कीजिएगा जेट स्ट्रीम से। जेट स्ट्रीम से रिलेट इसलिए करने की आवश्यकता है क्योंकि क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में, जहाँ क्षोभ मंडल के ऊपर की परतों में वायु कर्तन के कारण विंड शेयरिंग के कारण वेव जनरेट होता है, वहीं पश्चिम से पूर्व की ओर कहीं ना कहीं तरंग के रूप में हीट का ट्रांसफ़र होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। और इसी ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण जहाँ गर्म हवा कन्वेक्शन करंट के रूप में, यानी जहाँ सतह से गर्म हवा जो है संवहन तरंग के रूप में ऊपर जाती है, वहाँ पर लो प्रेशर के बनने के कारण कहीं ना कहीं वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस MJO के कारण जहाँ संवहन तरंग के रूप में वायु का आरोहण होता है, वहाँ पर चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाने के कारण, या कह सकते हैं औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। अब वहीं दूसरी तरफ जहाँ वायु के अवरोहण के कारण प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है, यानी उच्च वायुदाब के केंद्र में प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है, वहाँ वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है। तो ध्यान दीजिए, अगर इतनी बातों को अगर आप अरेंज करते हैं तो कह सकते हैं कि MJO यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन को 30 to 60 डेज ऑसिलेशन या वेव या इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन कहते हैं, जिसका संबंध उष्णकटिबंधीय प्रदेश के वायुमंडलीय परिसंचरण से। इस प्रकार के परिसंचरण के कारण हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मौसम पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यानी ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण के प्रभाव से जहाँ संवहन तरंग के रूप में सतह से गर्म वायु का आरोहण होता है, वहाँ निम्न वायुदाब के केंद्र में चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाने के कारण औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। और वहीं जिस क्षेत्र में वायु का अवरोहण होने के कारण उच्च वायुदाब के विकास से प्रति चक्रवाती दशा उत्पन्न हो जाती है, वहाँ वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है और आसमान साफ रहता है। इस प्रकार के निम्न वायुदाब के केंद्र के विकसित होने पर जो बादलों का निर्माण होता है। अब ध्यान दीजिए, पहली बात क्या है कि निम्न वायुदाब के केंद्र का विकास होने पर जिन बादलों का निर्माण होता है उसका विस्थापन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। आप कहेंगे कि जो ये क्लाउड बना, बादल बने, इसको पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाओं के कारण ये शिफ्ट करता है। तो जब ये शिफ्ट करता है तो जहाँ पहले उच्च वायुदाब का विकास हुआ होता है
वहाँ पर इस निम्न वायुदाब के केंद्र के प्रवेश करने पर वहाँ बारिश होने लगती है। और जहाँ निम्न वायुदाब के केंद्र का विकास हुआ होता है, जब ये शिफ्ट करता है तो पीछे से उच्च वायुदाब का केंद्र वहाँ आ जाता है। तो आप सोचिए, मेडन-जूलियन ऑसिलेशन के प्रभाव के कारण जहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाने पर औसत से अधिक मात्रा में वर्षा होती है, वहीं उस निम्न वायुदाब के केंद्र का पश्चिम से पूर्व की ओर विस्थापित होने पर यदि उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है तो वहाँ वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बन जाती है। तो इस प्रकार से उच्च और निम्न वायुदाब का विकास होने के कारण, यानी कभी हाई प्रेशर तो कभी लो प्रेशर के बनने के कारण, जब उष्णकटिबंधीय प्रदेश के मौसम में परिवर्तन होता है तो कहा जाता है कि ये मेडन-जूलियन ऑसिलेशन का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? मेडन-जूलियन ऑसिलेशन का प्रभाव है। और इसको कैसे इस मेडन-जूलियन ऑसिलेशन का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले देखा जाता है कि जो बादलों का निर्माण हुआ है, उन बादलों का विस्थापन किधर हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है कि नहीं। पहली बात, जहाँ पहले आसमान साफ था, वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी थी, वहीं पर बादलों के प्रवेश करने के कारण वर्षा तो नहीं होने लगी। अगर ऐसा हो रहा है और ये कम समय के अंतराल पे हो रहा है तो कहा जाता है कि ये मेडन-जूलियन ऑसिलेशन के कारण मौसम में परिवर्तन हो रहे हैं। अब अगर आप ओवरऑल रीजन को देखिएगा तो इक्वेटर के आसपास के क्षेत्र की बात करें तो मेडन-जूलियन ऑसिलेशन के कारण इंडोनेशियाई द्वीप समूह, दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देश जो एक विषुवत रेखा के आसपास है, और ऑस्ट्रेलिया का मौसम प्रभावित होता है। तो जब ऑस्ट्रेलिया में अप्रैल से लेकर अक्टूबर के बीच में, आप ध्यान दीजिए, अप्रैल से अक्टूबर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर का जो ड्यूरेशन है इस समय, क्योंकि जब हमारे यहाँ गर्मी होता है तो वहाँ ठंड का मौसम होता है, तो जिस समय ऑस्ट्रेलिया में सामान्यतः बारिश जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन के द्वारा होनी चाहिए। और वो कब होगा तो कहेंगे ना कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी के समय होगा, जब हमारे यहाँ ठंड होता है। क्योंकि जब हमारे यहाँ ठंड होगा तो यहाँ गर्मी का मौसम होगा। तो इस आधार पर आप क्या कहेंगे कि जब यहाँ ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में अगर यहाँ पर जो हाई प्रेशर बना हुआ है, उच्च वायुदाब का विकास हुआ है, उसकी जगह लो प्रेशर डेवलप हो जाए और बारिश होने लगे, फिर उसके बाद फिर हाई प्रेशर डेवलप हो जाए, फिर पश्चिम से बादल आए, फिर बारिश होने लगेंगे, मेडन-जूलियन ऑसिलेशन का प्रभाव। अब इतनी बातों को अगर आप देखें तो एक बात तो क्या स्पष्ट हो गया कि मेडन-जूलियन ऑसिलेशन का संबंध उष्णकटिबंधीय प्रदेश से है। मेडन-जूलियन ऑसिलेशन का संबंध ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण से है। मेडन-जूलियन ऑसिलेशन के कारण जहाँ वायु के आरोहण से निम्न वायुदाब का विकास होता है, चक्रवाती दिशा उत्पन्न होती है, वहाँ वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जहाँ वायु के आरोहण के कारण उच्च वायुदाब का विकास होता है, वहाँ प्रतिचक्रवाती दिशा उत्पन्न होने के कारण वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है। इस प्रकार के ऑसिलेशन के कारण जहाँ बादलों का निर्माण होता है, उसका विस्थापन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। इसलिए पश्चिम से पूर्व की ओर जो है बादलों के विस्थापन होने के कारण कहीं ना कहीं इसके पहले हिंद महासागर में अगर बादलों का निर्माण होता है तो हिंद महासागर में अगर बारिश हो रही है तो इन्हीं बादलों का विस्थापन प्रशांत महासागर में होगा, तो वहाँ बारिश होने लगेगी। तो जब प्रशांत महासागर में बारिश होगी तो हिंद महासागर में उच्च वायुदाब का केंद्र बना रहेगा। जब हिंद महासागर में बारिश होगी तो प्रशांत महासागर में उच्च वायुदाब का केंद्र बना रहेगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि मेडन-जूलियन ऑसिलेशन के कारण वर्षा के लिए अनुकूल
अनुकूल या प्रतिकूल, अनुकूल या प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है। अब सोचिए, अगर ये अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यदि इसका उत्तरायण होगा, इसका उत्तरायण कब होगा, तो कहेंगे इसका उत्तरायण मार्च से जून के बीच में होगा। तो यदि इसका उत्तरायण मार्च से जून के बीच में विषुवत रेखा से नॉर्थ की ओर होता है, तो इसके प्रभाव से भारत की मॉनसूनी जलवायु पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव दोनों पड़ सकता है। क्योंकि अगर ये शिफ्ट करेगा, यह जो इक्वेटर के पास जो अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हो रहा है, अगर इसका शिफ्टिंग किधर हो गया, भारत की ओर हुआ, तो जहाँ पर ये कन्वेक्शन करंट बनेगा वहाँ पर साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हो जाएगा, वहाँ बारिश होने लगेगी, और जहाँ पर ये डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, वायु का अवरोहण होगा, वहाँ वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बन जाएगी। अगर इसका शिफ्टिंग साउथ की ओर हो जा रहा है, कब, तो कहेंगे अगर सितंबर से दिसंबर के बीच में उस दौरान इसका साउथ की ओर शिफ्टिंग हो रहा है, तो इससे ऑस्ट्रेलिया कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया पर के मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि इस ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण से संबंधित उच्च और निम्न वायुदाब के क्षेत्र का उत्तर या दक्षिण की ओर विस्थापन होने पर भारत या ऑस्ट्रेलिया की मॉनसूनी जलवायु पर अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो एक बात क्या स्पष्ट हुआ कि जिस प्रकार इंडियन ओशियन डाइपोल का भारत की मॉनसूनी जलवायु पर अनुकूल प्रभाव भी पड़ सकता है और प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ सकता है, ठीक उसी प्रकार से मेडन जूलियन ऑक्सीलेशन का भी भारत की मॉनसूनी जलवायु पर अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव दोनों ही पड़ सकता है। दूसरी बात क्या समझें कि एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन में जहां एल नीनो के कारण भारत की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, वही ला नीना के कारण भारत की जलवायु पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जब एल नीनो की बात होती है तो कहा जाता है कि एल नीनो का भारत की मानसूनी जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ता है। तो एक इन्फॉर्मेशन हुआ। देखिए, बहुत ही आपको मतलब अनुसंधान के स्तर पे नहीं जाना है, बल्कि आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मौसम में होने वाले परिवर्तन से संबंधित कोई भी घटनाक्रम हो रहा है, कोई भी परिघटना हो रही है, तो सबसे पहले तो ये उसके बारे में स्पष्टता होनी चाहिए कि इस प्रकार की परिघटना फेनोमेना का संबंध कौन से क्षेत्र से। पहला क्या होना चाहिए कि अगर कोई भी टर्म आ रहा है तो सबसे पहले आना चाहिए कि अगर ये ऑसिलेशन है तो इस ऑसिलेशन का संबंध कहाँ से, इस ऑसिलेशन का संबंध, ये ऑसिलेशन क्या है। उसके बाद इसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर जैसे आपको समझ में आ गया कि मेडन जूलियन ऑसिलेशन का संबंध ट्रॉपिकल रीजन से है, और उसके बाद आपने देखा कि इसका संबंध हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मौसम में होने वाले परिवर्तन से, उसके बाद आपने देखा कि अच्छा ये तो एक मौसम जनित घटना है, मौसम जनित घटना है जिसका संबंध एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से है, वायुमंडलीय परिसंचरण से है। तो उसके बाद ही आप इससे जोड़ सकते हैं कि इसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से हाई प्रेशर डेवलप हो रहा है या लो प्रेशर डेवलप हो रहा है। यही इतनी जानकारी रखेंगे। उसके बाद देखिए, मान लीजिए कोई भी आप मैगजीन पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको आ गया मेडन जूलियन ऑसिलेशन, तो सबसे पहले देखिए कि इस प्रकार के न्यूज़, इस प्रकार के टॉपिक पर कहीं पर भी अगर न्यूज़ आया तो कब से, किस समय से, क्या मेडन जूलियन ऑसिलेशन के कारण किसी क्षेत्र के मौसम में परिवर्तन हुआ है, क्या कोई नए विचार आ गए हैं, वही देखना होता है। तो ये सब फिक्स रहता है, सिर्फ चेंज क्या करता है, टाइम। तो किसी खास समय अगर इस प्रकार के मौसम जनित घटनाओं के कारण कोई क्षेत्र प्रभावित होता है तो वह एक खबर बन जाता है, न्यूज़ बन जाता है, टॉपिक वही रहता है। बस अगर वो मैगजीन में आ जाता है तो लोग सोचते हैं ये करंट है,
तो उस समय आपको सिर्फ दो चीज़ों को देखना पड़ता है, किस समय से है और कहाँ से, किस क्षेत्र से, इन दोनों को। बाकी क्या है, उसका मौसम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब कॉन्सेप्ट है जो पहले से डेवलप होना चाहिए। अब यहाँ आ जाइए, जो टॉपिक है वो है पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन, जिसको लोग शॉर्ट में कहता है पीडीओ। पीडीओ पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन का संबंध मौसम जनित घटना से, जिससे नाम से स्पष्ट हो जा रहा है प्रशांत, जिससे प्रशांत महासागर के अधिकांश क्षेत्र प्रभावित होते हैं, क्योंकि पैसिफिक लिखा हुआ है, जो सामान्यतः 20 ईयर्स और 30 ईयर्स के अंतराल पर, 20 से 30 वर्षों के अंतराल पर देखने को मिलता है परिवर्तन। इस टाइम को देखिए, अगर 1900 से लेकर 1900 से लेकर 1920, 1900 से लेकर 1920 यानी 20 ईयर्स तक ये ग्राफ दिखा रहा है कि ये पीडीओ का कूल फेज है, यानी इस समय प्रशांत महासागर के जल की सतह का तापमान, औसत तापमान यानी जितना तापमान रहना चाहिए उससे अपेक्षाकृत कम है, और वो भी बहुत कम डिफरेंस है, ऑसिलेशन जो हो रहा है। उसके बाद देखिए 1920 से लेकर 1940 तक, फिर 20 ईयर्स हो गया, तो एक वार्म फेज आया, यानी जितना टेम्परेचर रहना चाहिए उससे कुछ थोड़ा तापमान अधिक हुआ। फिर देखिए 1940 के बाद 1940 से लेकर 1980, तो यहाँ ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया, लगभग 40 ईयर्स कूल फेज आया। और 1980 से लेकर 1990 यह जो समय है यह वार्म फेज पीडीओ का, और यह जो वार्म फेज है, ये वार्म फेज, इसके बाद 2000 से लेकर आगे का जो समय था कूल फेज, अब फिर वार्म फेज की बात की जा रही है। तो ये न्यूज में क्यों आ गया फिर से पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन, कि 2000 से 2020 का जो 20 ईयर्स का जो ड्यूरेशन था कूल फेज, अब इसका वार्म फेज तो नहीं आ रहा है। अब एक बात क्या यहाँ स्पष्ट हो गई कि पीडीओ का संबंध एक ऐसी मौसम जनित घटना से है जिसके कारण प्रशांत महासागर के अधिकांश क्षेत्र प्रभावित होते हैं, और इस प्रकार की घटना सामान्यतः 20 से 30 वर्षों के अंतराल पर देखने को मिलती है, यानी परिवर्तन, ऑसिलेशन। अब कंपेयर कीजिए आगे टॉपिक में बढ़ने के पहले कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का संबंध एक वर्ष के बाद होने वाले परिवर्तन से, यानी अगर लानीना जलधारा के बाद एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति होती है, तो सामान्यतः एल नीनो जलधारा का प्रभाव एक वर्ष तक रहता है और फिर से वो सामान्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी फिर से वाकर कोशिका डेवलप हो जाता है। और इस प्रकार यानी लगभग 4, 5, 6, 7 वर्षों तक लानीना जलधारा का प्रभाव रहता है, और उसके बाद फिर एक वर्ष के लिए एल नीनो जलधारा का प्रभाव होता है। तो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का संबंध एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंतराल पर होने वाले एक परिवर्तन से है। वहीं आपने देखा इंडियन ओशियन डाइपोल, तो इंडियन ओशियन डाइपोल का पॉजिटिव और नेगेटिव फेज जो देखने को मिलता है वह भी जो है एक वर्ष के अंदर में, कि एक वर्ष पॉजिटिव फेज देखने को मिला तो अगले वर्ष नेगेटिव फेज देखने को मिल गया। मेडन जोलियन ऑसिलेशन का संबंध 30 से 60 दिनों के अंदर मौसम में होने वाले परिवर्तन से। वहीं पैसिफिक डिकेड और डिकेडल ऑसिलेशन का संबंध 20 या 30 वर्षों के अंतराल पर प्रशांत महासागर के जल की सतह के तापमान में होने वाले परिवर्तन से, यानी एक लंबे समय के बाद अगर कोई आपको प्रशांत महासागर के जल की सतह के तापमान में परिवर्तन होता है तो उससे मौसम पर प्रभाव पड़ता है। तो अब क्या है उसे देखिए कि यदि इस डायग्राम को देखेंगे
तो इस डायग्राम से एक बात स्पष्ट हो रही है कि ये प्रशांत महासागर का पूर्वी भाग है और इस पूर्वी भाग में जो यूएसए उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट है, तो उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट और प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग यहाँ तक अलास्का से लेते हुए ये सभी क्षेत्र में का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो गया है, जबकि इस क्षेत्र का तापमान यहाँ कैलिफोर्नियन जलधारा के प्रभाव के कारण यहाँ का तापमान कम होना चाहिए, क्योंकि कैलिफोर्नियन जलधारा यहाँ पर जो कैलिफोर्नियन जलधारा है वह एक ठंडी जलधारा है, लेकिन इस ठंडी जलधारा के प्रभाव के कारण जहाँ तापमान कम होना चाहिए, अगर उस क्षेत्र का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो गया, ठीक है, तो जब अपेक्षाकृत अधिक हो जाएगा तो यहाँ का टेम्परेचर अधिक है और इसकी तुलना में यहाँ का टेम्परेचर क्या है, कम है। तो ये कम तापमान वाला क्षेत्र जो है ये कहीं ना कहीं, अब आप सोचिए, डिफरेंस स्पष्ट होगा कि इस क्षेत्र में जल की, प्रशांत महासागर के इस क्षेत्र में जल की सतह का तापमान कम है और पूर्वी क्षेत्र में जल की सतह का तापमान अपेक्षाकृत अधिक है। इसे बोलते हैं पीडीओ का पॉजिटिव फेज, पीडीओ का पॉजिटिव फेज। रिवर्स कर दीजिए, निगेटिव फेज में क्या होता है कि जो इस प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का तापमान अधिक है उसकी जगह यह कम हो जाता है। जब यह कम होता है और यह तापमान अधिक होता है तो ये डिफरेंस नज़र आता है, यहाँ का तापमान कम और यहाँ का तापमान अधिक। इस प्रकार के जो चेंजेज हैं, इस प्रकार की जो स्थिति है वो 20 या 30 वर्षों के अंतराल पर देखने या डिफरेंस समय के बाद देखने को मिलती है। अब यहाँ एक बात समझने की आवश्यकता है कि इसका एल नीनो, कई बार ऐसा भी हुआ है कि पीडीओ के साथ एल नीनो और लानीना, एल नीनो या लानीना का प्रभाव भी एक साथ देखने को मिलता है। मतलब कि अभी भी यह एक अनुसंधान का विषय है कि एल नीनो यानी पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन, यानी ये 20 से 30 वर्षों के समय के बाद, एक ड्यूरेशन के बाद आखिर प्रशांत महासागर के जल की सतह के तापमान में परिवर्तन क्यों हो जाता है। यह अभी रिसर्च का टॉपिक है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यह एल नीनो और लानीना का प्रभाव है। अब यहाँ समझने की आवश्यकता है कि अगर जब एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति होती है, एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति होती है, तो इस एल नीनो जलधारा के प्रभाव के कारण, एल नीनो जलधारा के प्रभाव के कारण विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र, प्रशांत महासागर का जो पूर्वी क्षेत्र है, उसका तापमान बढ़ जाता है। और यही इसकी जगह जब एल नीनो जलधारा के कारण जहाँ विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र का तापमान अधिक हो जाता है और दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में पेरू के तट के समीप तापमान अधिक होता है। वहीं जब पीडीओ का पॉजिटिव फेज होता है, जैसा भी आपने मैप में देखा, तो अधिक तापमान के क्षेत्र का विस्तार, ये अधिक तापमान के क्षेत्र का विस्तार किधर हो जाता है, ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट तक हो जाता है। तो एक कंपैरिजन करके क्या कह सकते हैं कि जहां एल नीनो जलधारा के उत्पन्न होने पर या एल नीनो जलधारा के कारण दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में पेरू के तट के समीप जल का तापमान अधिक हो जाता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र का तापमान अधिक हो जाता है, वहीं पीडीओ के पॉजिटिव फेज में यानी पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन के पॉजिटिव फेज में प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का तापमान उत्तरी प्रशांत महासागर के उत्तरी अमेरिका के तट का भी अधिक हो जाता है। यानी पूरे प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र का तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी इसका क्षेत्र बढ़ जाता है। तो ये एल नीनो का प्रभाव हुआ और ये
पीडीओ का पॉजिटिव फेज हुआ। अब देखिए लानीना जलधारा की अगर हम बात करें तो जब लानीना जलधारा की अगर बात करते हैं तो लानीना जलधारा के प्रभाव के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर लानीना जलधारा के कारण इस क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है, क्योंकि लानीना एक ठंडी जलधारा है। तो जहाँ लानीना के प्रभाव के कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र, विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र का तापमान कम हो जाता है, वहीं पीडीओ का निगेटिव फेज होने पर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट अर्थात प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का तापमान भी कम हो जाता है। तो दूसरी बात यहाँ क्या स्पष्ट हुई कि एल नीनो का प्रभाव जहाँ विषुवत रेखा तक सीमित होता है और एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति दक्षिणी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के समीप होने के कारण वहाँ जल की सतह का तापमान अधिक हो जाता है, वहीं पीडीओ के पॉजिटिव फेज में प्रशांत महासागर के उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। यानी केवल दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का तापमान ही अधिक नहीं रहता है, बल्कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट का भी तापमान अधिक हो जाता है। और वहीं निगेटिव अगर कहा जाए पीडीओ का जो निगेटिव फेज होता है उस समय उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का तापमान अपेक्षाकृत कम हो जाता है, जबकि लानीना जलधारा के प्रभाव के कारण विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्र का तापमान कम रहता है। तो इस आधार पर यह कहा जाता है कि यह भी संभव है कि पीडीओ यानी पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन के समय एल नीनो या लानीना जलधारा का भी प्रभाव देखने को मिले, यानी दोनों ही घटना एक साथ भी देखने को मिल सकती है। जब दोनों ही एक साथ देखने को मिलती है तो उस समय जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि एक नहीं बल्कि दो कारण है। अब यहाँ इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि पीडीओ पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन के पॉजिटिव फेज का संबंध एक ऐसे समय से है जब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। ऐसी स्थिति में प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, अगर अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है तो ये कौन सा फेज है? पॉजिटिव फेज। जैसा कि अभी आपने मैप में देखा, इस समय हो सकता है कि एल नीनो जलधारा के प्रभाव के कारण ये डिफरेंस और बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर, यानी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का जब तापमान अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में अंदर की परतों का कह सकते हैं, अंदर की परतों का ठंडा जल सतह के गर्म जल के साथ मिक्स होने लगता है, मिश्रित होने लगता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो टेम्परेचर डिफरेंस होने से हीट का ट्रांसफ़र अधिक से कम की ओर होगा, मिक्सिंग ऑफ वाटर होने लगता है, धाराएं उत्पन्न होती हैं।
तो जब ऐसी स्थिति में अंदर की परतों का ठंडा जल सतह के गर्म जल के साथ मिक्स होने लगता है, तब जल की सतह के तापमान में कमी आने पर कुछ समय के लिए ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव जब अपेक्षाकृत अधिक होता है तभी पीडीओ के पॉजिटिव फेज की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए हमने यहाँ क्या कहा कि पीडीओ के पॉजिटिव फेज का संबंध एक ऐसे समय से है जब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होगा तभी पृथ्वी की सतह के तापमान में वृद्धि होगी। और इसी आधार पर कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का तापमान बढ़ जाने के कारण, अपेक्षाकृत अधिक हो जाने के कारण अंदर से, क्योंकि महासागर में भी जल राशियों का चक्रीय प्रवाह होता है, तो अंदर से जो ठंडा जल होता है उसका ऊपर के गर्म जल के साथ मिक्सिंग होने लगता है। तो अंदर के ठंडा जल से जब ऊपर के गर्म जल के साथ मिक्स होगा तो जल की सतह के तापमान में कमी आएगी। तो एक तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जल की सतह का तापमान पहले बढ़ा, लेकिन अंदर के ठंडे जल का सतह पर आने के कारण, मिक्सिंग होने के कारण जो जल की सतह का तापमान कम होता है वो कुछ समय के लिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम कर देता है। ये हो गया पॉजिटिव फेज। अब इसी को कंपेयर कर सकते हैं। इसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं वह देखिए कि यदि पॉजिटिव फेज का संबंध एक ऐसे समय से है जब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अधिक होता है, तो निगेटिव फेज का संबंध एक ऐसे समय से है जब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम होता है। इससे प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का तापमान अपेक्षाकृत कम होने के कारण मिक्सिंग ऑफ वाटर, अब देखिए पानी भारी हो रहा है तो नीचे की ओर सिंक करेगा, तो जब वो सिंक करेगा तो कहीं ना कहीं मिक्सिंग ऑफ वाटर होगा, तो अंदर का जो गर्म पानी है वो उसके टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जब अपेक्षाकृत कम होता है तब ऐसी स्थिति में आप क्या कहेंगे, महासागरीय परिसंचरण, ओशियनिक सर्कुलेशन से के कारण जल की सतह के तापमान में वृद्धि होती है, जो कुछ समय के लिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को बढ़ा देता है। तो सोचिए, पीडीओ के पॉजिटिव फेज का संबंध एक ऐसे समय से है जब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अधिक होता है, लेकिन पीडीओ के पॉजिटिव फेज के कारण जो प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग का तापमान बढ़ जाता है, उससे जो ओशियन में सर्कुलेशन होता है, अंदर का ठंडा जल जब सतह की ओर आता है तो उससे तापमान को क्या कर देता है, घटा देता है, जो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को क्या किया, काउंटर बैलेंस किया, एक तरह से उसे संतुलित करने का काम किया। और जस्ट रिवर्स कंडीशन क्या है, निगेटिव फेज से उस समय कब हो रहा है, जब ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव कम है। इसलिए कहीं ना कहीं पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन के आधार पर भी हम ये समझ सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी की सतह के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसकी इंटेंसिटी में कमी आई है या वृद्धि हुई है,
इसके आकलन का एक आधार पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन भी है। तो एक बात क्या स्पष्ट हुआ कि एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का संबंध जहाँ दक्षिणी प्रशांत महासागर से, वहीं पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन का संबंध उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर दोनों से। जहाँ एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का संबंध जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप में होने वाले परिवर्तन से, वहीं पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन का संबंध प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी भाग के जल की सतह के विभिन्न ऊष्मन से, डिफरेंशियल हीटिंग से। जहाँ एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का संबंध एक वर्ष के अंदर होने वाली घटना से, यानी एल नीनो जलधारा का प्रभाव एक वर्ष के लिए रहता है, फिर से समान स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन का संबंध 20 या 30 वर्षों के ड्यूरेशन समय अवधि के बाद जल की सतह के तापमान में होने वाले परिवर्तन से। तो ये था पीडीओ की बात। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण जहाँ एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, जहाँ उत्तरी हिंद महासागर की जल की सतह का डिफरेंशियल हीटिंग हो रहा है, वहीं लंबे समय अवधि के बाद प्रशांत महासागर की जल की सतह के तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। और इस प्रकार के परिवर्तन से केवल जलमंडल और वायुमंडल ही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन होने के कारण मानव समुदाय की जीवन शैली पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो जो सिस्टम में विसंगतियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जो परिवर्तन प्रकृति के अनुरूप होने वाली एक प्रक्रिया है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है। अब लास्ट जो डिस्कशन का टॉपिक है उस पर अगर हम लोग बात करें तो वह है अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, जिसको लोग शॉर्ट में कहता है एमॉक। शब्दों से एक बात तो स्पष्ट हो जा रहा है कि इसका संबंध अटलांटिक महासागर से है। मेरीडोनल का शाब्दिक अर्थ होता है देशांतर रेखाओं के समानांतर, ओवरटर्निंग का मतलब हुआ कि टर्न हो गया, जैसे यहाँ देखिए टर्निंग हो रहा है, इस तरह से आके फिर वापस टर्न हो गया, मुड़ गया। और सर्कुलेशन का मतलब है परिसंचरण, चक्रीय प्रवाह। तो एक बात तो एक समझ में आ जा रही है कि इस एमॉक को समझने के लिए वायुमंडलीय परिसंचरण और महासागरीय परिसंचरण की मौलिक समझ होनी चाहिए, क्योंकि वायुमंडलीय परिसंचरण का अध्ययन करते समय आपने यह समझा है कि विषुवत रेखीय क्षेत्र और ध्रुव के मध्य, यानी अधिक तापमान वाले विषुवत रेखीय क्षेत्र और कम तापमान वाले ध्रुवीय क्षेत्र के मध्य जो टेम्परेचर डिफरेंस यानी तापीय प्रवणता होती है, वही एटमॉस्फेयर में वायु राशियों के चक्रीय प्रवाह का मुख्य कारण है। क्योंकि अगर इक्वेटर और पोल के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता तो इक्वेटर से पोल के मध्य में ऊष्मा के स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जब ऊष्मा के स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं पड़ती तो इक्वेटर से पोल के मध्य में वायु राशियों का चक्रीय प्रवाह नहीं होता। इसीलिए आपने जलवायु विज्ञान का अध्ययन करते समय यह समझा कि इक्वेटर से पोल के मध्य में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही वायु राशियों का चक्रीय प्रवाह होता है, और वायु राशियों के चक्रीय प्रवाह के द्वारा विभिन्न अक्षांशों के मध्य ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, जिससे कि टेम्परेचर डिफरेंस कम हो सके। ठीक इसी प्रकार से महासागरों में
इक्वेटर और पोल के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, उस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण ही जल राशियों के चक्रीय प्रवाह से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो जब जिस जल राशियों का चक्रीय प्रवाह देशांतर रेखाओं के समानांतर यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है, तो विभिन्न अक्षांशों के मध्य ऊष्मा के स्थानांतरण से जो तापमान में अंतर है वो कम हो पाता है। इतनी बातें तो आप पहले से दिमाग में रखकर आगे बढ़ें, अगर जो समझे हुए हैं, और उसे ही आधार बनाकर अगर आप आगे टॉपिक को समझें, तो इसी मैप को समझना है। ये मैप ये कह रहा है कि अगर ये लाल रेड कलर जो दिखाया जा रहा है, ये गर्म वाटर के फ्लो को दिखाया जा रहा है कि सतह पर गर्म जल का प्रवाह हो रहा है जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर हो रहा है, और यही अंदर डाउनवेलिंग हो रहा है। फिर अंदर की परतों से अगर देखा जाए तो अंदर की परतों पे ये ठंडे जल का प्रवाह हो रहा है, और इस प्रकार से एक सर्कुलेशन हो रहा है। कम से कम इस मैप को देखकर आप इतना कह सकते हैं कि महासागर में जो जल राशियों का चक्रीय प्रवाह होता है वह किसी एक महासागर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनका सभी महासागरों से, यानी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिणी महासागर से संबंध है। यानी आप कह सकते हैं कि यह जो है एक ग्लोबल ओशियनिक सर्कुलेशन है, और इस आधार पर कहा जा सकता है एमॉक का संबंध, यानी अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन का संबंध ग्लोबल महासागरीय परिसंचरण से, यानी एमॉक का संबंध ग्लोबल महासागरीय परिसंचरण से। अब प्रश्न उठता है कि जो महासागर में परिसंचरण होता है, तो आपने जब ओशियनिक सर्कुलेशन का अध्ययन किया था, महासागरीय परिसंचरण का, उस समय आपने यह समझा कि महासागर में अगर पृष्ठीय सतह पर सरफेस वाटर, पृष्ठीय सतह पर जल का क्षैतिज प्रवाह होता है, तो कहीं ना कहीं डाउनवेलिंग की प्रक्रिया होती है, और महासागर के नीतल के समीप अंदर की परतों में भी जल का क्षैतिज प्रवाह होता है, और फिर किसी न किसी क्षेत्र में अपवेलिंग की प्रक्रिया होती है, यानी डाउनवेलिंग, अपवेलिंग, और साथ में जो ये पृष्ठीय सतह पर जल का क्षैतिज प्रवाह होता है, क्षैतिज प्रवाह उसे ही जलधारा कहते हैं, और नीतल के समीप जो जल का क्षैतिज प्रवाह होता है इसे सर्पण कहते हैं। इस सर्कुलेशन के द्वारा, यानी महासागरीय परिसंचरण के कारण ही, यानी महासागरीय परिसंचरण या कह सकते हैं जल राशियों के चक्रीय प्रवाह के कारण ही ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब इस डायग्राम के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि जहाँ अपवेलिंग की प्रक्रिया होती है, वहाँ अंदर से ठंडा जल सतह की ओर आता है, और जहाँ डाउनवेलिंग की प्रक्रिया होती है वहाँ पर जो, अब सीधी सी बात है, जो जल भारी होगा यानी डेंसर होगा वही नीचे बैठेगा, क्योंकि ये डिस्कशन के दौरान हमने आपको क्लियर किया था कि जहाँ जल का घनत्व कम होता है वहाँ जल स्तर में वृद्धि होती है, और जहाँ जल का घनत्व अधिक होता है यानी पानी भारी होता है वहाँ जल स्तर में क्या होती है, वहाँ जल स्तर में कमी आती है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि आखिरकार, यानी कम घनत्व वाले जल की सतह से अधिक घनत्व वाले जल की सतह की ओर जो जल का क्षैतिज प्रवाह होता है वह डेंसिटी डिफरेंस होता क्यों है? तो ये भी आपने देखा था कि तापमान के बढ़ने पर भी घनत्व में कमी आ सकती है।
सैलिनिटी के कम होने पर भी घनत्व में कमी आ सकती है। बर्फ के पिघलने के कारण भी, हिम गलन के कारण भी घनत्व में कमी आ सकती है। और घनत्व, जल के घनत्व में कमी आने पर जल स्तर में वृद्धि होती है, और जल स्तर में वृद्धि होने पर ही जलधाराओं की उत्पत्ति अधिक घनत्व वाले जल की सतह की ओर होती है। ठीक है, अब यहां समझिएगा। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना है कि अटलांटिक महासागर में इक्वेटोरियल, विषुवत रेखीय क्षेत्र से, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र का तापमान क्या होता है, अधिक होता है, तो विषुवत रेखीय क्षेत्र से उत्तर की ओर गर्म जलधाराओं के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। यानी अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अब एमॉक के साथ रिलेट करके देखें तो कह सकते हैं कि एमॉक का संबंध अटलांटिक महासागर में निम्न अक्षांश से उत्तर की ओर गर्म जलधाराओं के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण से। आप सोचिए, क्योंकि अगर हम इक्वेटर और पोल की बात कर लें तो मान लीजिए ये 0 डिग्री के पास और 90 डिग्री नॉर्थ के इधर जा रहे हैं, इधर तापमान अधिक है, निम्न अक्षांशीय प्रदेश में सैलिनिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्र के पास वर्षा अधिक होती है। तो निम्न अक्षांशीय प्रदेश में जहाँ पर तापमान अधिक है, ठीक है, सैलिनिटी कम है, इस कारण से डेंसिटी कम होती है और इससे जलधारा की उत्पत्ति होती है। तापमान के कम होने से जो सैलिनिटी का, तापमान के अधिक होने से जो सैलिनिटी कम है और तापमान के अधिक और सैलिनिटी के कम होने से जो डेंसिटी कम है, वो जलधारा की उत्पत्ति के कारण है। अब यहाँ समझिए, अब जैसे ही यह जलधारा उत्तर की ओर अर्थात उच्च अक्षांश की ओर अग्रसर होती है, जलधारा के तापमान में कमी आने लगती है, क्योंकि जब निम्न अक्षांश से जलधारा उत्तर की ओर जाएगी तो उसके उच्च अक्षांशीय प्रदेश की ओर अग्रसर होगी, तो वो उस कम तापमान वाले क्षेत्र की ओर जा रही है, तो उसके तापमान में कमी आएगी। और वहीं जलधारा के गर्म होने के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया से तापमान में भी कमी आती है और साथ में सैलिनिटी में वृद्धि होती है। तो देखिए, दो कारण से टेम्परेचर कम होता है। पहला तो जो गर्म जलधारा उत्तर की ओर अग्रसर होती है, कम तापमान वाले क्षेत्र में प्रवेश करने के कारण तो उसके तापमान में कमी आती है, क्योंकि वो हीट को रिलीज करती है, हीट का ट्रांसफ़र कर रही है। और साथ में वाष्पीकरण की प्रक्रिया के समय भी जल की सतह से ऊष्मा का स्थानांतरण ऊपरी वायुमंडल में होता है, ये आप पहले से जानते हैं।
और वाष्पीकरण के समय जब जल वाष्पीकृत होगा तो सैलिनिटी, समुद्र का खारापन क्या होगा, बढ़ेगा। तो जो जलधारा निम्न अक्षांश से उत्तर की ओर अग्रसर होती है उसके तापमान में कमी आने के साथ वाष्पीकरण के प्रभावशाली होने के कारण लवणता में जो वृद्धि होती है उससे जलधारा धीरे धीरे क्या होने लगती है, डेंसर होने लगती है। क्योंकि जितनी जलधारा ठंडी होगी और जलधारा ठंडी होगी और साथ में उसमें जितना उसका खारापन बढ़ेगा, सैलिनिटी बढ़ेगी, उतना ही डेंसर होगा। तो कह सकते हैं कि तापमान में कमी और सैलिनिटी में वृद्धि के कारण जल के घनत्व में वृद्धि होने लगती है, जिससे भारी जल या डेंसर, अधिक घनत्व वाला जल, भारी जल का डाउन वेलिंग होता है। यानी क्या आंसर मिल गया कि निम्न अक्षांशीय प्रदेश से जो जलधारा उत्तर की ओर उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तर की ओर जाती है उसके तापमान में आने वाली कमी के साथ लवणता में होने वाली वृद्धि के कारण जब वो भारी होने लगती है तो उस वही जो है नीचे की ओर सिंक करती है, टर्न करके, इसी को बोलते हैं ओवर टर्निंग। और सिंक करती है यानी डाउन वेलिंग के द्वारा वो नीतल की ओर जाती है और फिर वापस नीतल के समीप वह उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है, जिससे एक सर्कुलेशन पूरा होता है। यही है एमॉक। अगर एमॉक की बात करें तो एमॉक का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि एमॉक का संबंध क्या है। एमॉक एक प्रकार का थर्मो हैलाइन तापीय लवणता, थर्मो हैलाइन सर्कुलेशन है। क्योंकि टेम्परेचर और सैलिनिटी में डिफरेंस के कारण ही, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है, सैलिनिटी कम है, डेंसिटी कम है, इसलिए यहाँ से जल का बहाव दूसरी तरफ हो रहा है। यहाँ टेम्परेचर कम हो गया, सैलिनिटी बढ़ गया, इसलिए डेंसिटी बढ़ गया। इस कारण से यहाँ भारी जल नीचे की ओर सिंक करने लगता है और फिर वापस यही जो है नीतल के समीप से होता हुआ जब इधर आता है तो फिर यहाँ अपवेलिंग की प्रक्रिया होती है और ऐसे एक सर्कुलेशन पूरा होता है। अब देखिए एमॉक, यह प्रकृति के अनुरूप होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है जिसका संबंध, आप कह सकते हैं ना, जिसका संबंध टेम्परेचर और एक सामान्य प्रक्रिया है जिसका संबंध निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश के मध्य तापमान और लवणता में अंतर के कारण होने वाली महासागरीय परिसंचरण से। अब आप कहेंगे कि हम एमॉक के बारे में क्यों विचार कर रहे हैं, इस अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन पर हम लोग क्यों विचार कर रहे हैं। ये तो हमने जलधारा, समुद्री जलधारा टॉपिक को डिस्कस करते समय भी पढ़ा था। तो 1980 तक ये देखा गया कि एमॉक की जो इंटेंसिटी है वो लगभग, मतलब उसमें एक प्रकार का स्थायित्व है। 1980 तक एमॉक की तीव्रता में, इंटेंसिटी में अस्थायित्व को देखा गया। और किस आधार पर देखा गया, आप उसे समझिए। एक तरफ ये देखा गया कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में होने
होने वाली वृद्धि से, जहां ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि हो रही है, वहीं उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के उच्च अक्षांशीय प्रदेश में, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में देखा गया कि एरोसोल की मात्रा अधिक होने के कारण सतह के तापमान में कमी आ रही है। यानी यहाँ क्या समझे आप कि जहाँ ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सतह के तापमान में वृद्धि होनी चाहिए, सतह के तापमान में वृद्धि हो रही थी, वहीं इसके प्रभाव को कंपनसेट किसने किया, कम किसने किया? एरोसोल की मात्रा अधिक होने के कारण तापमान में कमी भी आ रही थी। इसलिए इन दोनों के सम्मिलित प्रभाव से तापमान में विसंगति नगण्य था। विसंगति का मतलब कि जितना तापमान रहना चाहिए उतना ही था, क्योंकि जितना इससे टेम्परेचर बढ़ना चाहिए उतना उसने कम कर दिया। आप कहेंगे एरोसोल का मतलब क्या है? तो एरोसोल का कार्य क्या होता है कि वायुमंडल में जो ये एरोसोल होते हैं, ये सौर विकिरण को, एक प्रकार से धूल कण होते हैं, पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो सौर विकिरण को अवशोषित करते हैं और परावर्तित कर देते हैं और सतह पर आने से उसे रोकते हैं। तो जहाँ एरोसोल की मात्रा अधिक होने के कारण जो सौर विकिरण सतह की ओर आता, उसे इसने पहले ही रोक दिया, बाहर परावर्तित कर दिया। इसलिए टेम्परेचर जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं हुआ, और जो लॉन्ग वेव रेडिएशन बाह्य अंतरिक्ष में जाना चाहिए उसको इसने, ग्रीन हाउस गैस ने रोककर वापस भेज दिया। तो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस प्रभाव और एरोसोल के सम्मिलित, यानी ग्रीन हाउस गैसों और एरोसोल के सम्मिलित प्रभाव के कारण सतह का तापमान जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ा, यानी तापमान में विसंगति का प्रभाव नगण्य था। इसलिए अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन 1980s के बाद, अब यहाँ समझिएगा, 1980 के बाद यह देखा गया कि 1980s के बाद उत्तरी अमेरिका और यूरोप में एरोसोल की मात्रा कम होती चली गई, और वहीं ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव बढ़ने के कारण तापमान में वृद्धि होने लगी। अब सोचिए, जो एरोसोल ग्रीन हाउस इफेक्ट को काउंटर कर रहा था और जो तापमान में विसंगति होनी चाहिए उस विसंगति को कम कर रहा था, तो जैसे जैसे एरोसोल की मात्रा कम होने लगी वैसे वैसे सतह को सौर ऊर्जा की प्राप्ति भी अधिक होने लगी। तो एरोसोल की मात्रा में कमी होने से तापमान में क्या होने लगा? वृद्धि होने लगा। अब सोचिए, अब अगर ऐसा होगा तो जहां पर इक्वेटर और निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांशों के मध्य टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, यानी कह सकते हैं ना कि अगर यदि निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश के मध्य तापीय प्रवणता के कारण महासागर में परिसंचरण होता है, यानी एमॉक की इंटेंसिटी बनी रहती है। वहीं अब इमेजिन कीजिए कि विषुवत रेखीय क्षेत्र का तापमान तो अधिक है अपनी जगह पर,
और जहाँ तापमान कम होना चाहिए अगर वहाँ तापमान बढ़ने लगेगा, जहाँ जलधारा को ठंडी होनी चाहिए, भारी होनी चाहिए, अगर वहाँ तापमान में वृद्धि होगी तो जलधारा के जलधारा के तापमान में वृद्धि होगी, लवणता बढ़ने की बजाय कम होने लगेगा, हिम गलन होगा, बर्फ पिघलेगा, हिम गलन के कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी, हिम गलन के कारण स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी, और जब स्वच्छ जल की आपूर्ति होगी तो भी सैलिनिटी कम होगी। अब सोचिए, सैलिनिटी कम होगी तो कहीं ना कहीं इससे, इनके प्रभाव से एमॉक की इंटेंसिटी कम होने लगेगी। अब सोचिए, एमॉक की इंटेंसिटी कम होने लगेगी, तो जब एमॉक की इंटेंसिटी कम होगी तो केवल उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके कारण ग्लोबल लेवल पर जो महासागरीय परिसंचरण है, महासागरीय परिसंचरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अब सोचिए कि अगर जल की सतह के तापमान में जहाँ कमी होनी चाहिए वहाँ वृद्धि होने लगी, वहाँ पर कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, वाष्पीकरण का दर बढ़ जाएगा, वहाँ वर्षा के लिए अनुकूल स्थिति बनने लगेगी, बर्फ पिघलने लगेगा, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और एमॉक की तीव्रता के कम होने से महासागरीय परिसंचरण के साथ, यानी वैश्विक स्तर पर महासागरीय परिसंचरण के साथ वायुमंडलीय परिसंचरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे जो जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाएगा। अब सोचिए, यही जो है यूएन की संस्था आईपीसीसी ने, यानी यूएन के द्वारा गठित आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज ने अपने 5th असेसमेंट रिपोर्ट के माध्यम से यह संभावना व्यक्त किया है कि 21वीं शताब्दी के अंत आने तक, ध्यान दीजिए, 21वीं शताब्दी के अंत आने तक अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन एमॉक की इंटेंसिटी कम होकर लगभग 1/3 कम हो जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज ने अपने 5th असेसमेंट रिपोर्ट के द्वारा यह अलर्ट किया है, आगाह किया है कि यदि हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में केवल एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ही नहीं बढ़ेगी, या इंडियन ओशियन डाइपोल जैसी घटना ही नहीं होंगी, बल्कि साथ साथ में पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन के प्रभाव तो देखने को मिलेंगे। और अगर अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन की इंटेंसिटी इसी प्रकार से धीरे धीरे कम होती चली जाएगी तो वैश्विक स्तर पर जो महासागर में परिसंचरण हो रहा है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण महासागर के भौतिक रासायनिक विशेषताओं के साथ महासागर में रहने वाले जैविक समुदाय के लिए तो संकट की स्थिति उत्पन्न होगी, साथ साथ में वायुमंडलीय परिसंचरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण
वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव देखने को मिलेंगे, जो एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। इसीलिए अभी के समय में एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन के अलावा डिस्कशन का टॉपिक पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन भी हो गया है, और उससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक अटलांटिक मेरिडियनल ऑसिलेशन भी हो गया है, कि ओवरटर्निंग सर्कुलेशन भी हो गया है, कि हमें यह अब विचार करना चाहिए। अब हमारे लिए एक ऐसा समय आ गया है जहां हमें यह सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करें, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को यदि हम कम नहीं करेंगे तो केवल पृथ्वी की सतह के तापमान में परिवर्तन, तापमान में वृद्धि होने से क्षेत्रीय स्तर पर ही मौसम में प्रतिकूल परिवर्तन नहीं होंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर वायुमंडलीय और महासागरीय परिसंचरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण जलवायु परिवर्तन से संबंधित विश्वव्यापी समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। तो ये था एक ओवरऑल, हमने आपको इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ जो जलवायु और समुद्र विज्ञान के टॉपिक को आपने पढ़ा, उनको ध्यान में रखकर एक टॉपिक डिस्कस करके समझाने का प्रयास किया कि यदि आपके पास जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान और इन्वायरमेंट इकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप वैसे भी टॉपिक को समझ सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, जो सामान्यतः आपको न्यूज़पेपर या मैगजीन में पढ़ने को मिलता है, जो अभी वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान का विषय है। उनके बारे में भी आप सोच सकते हैं, और जहां आवश्यकता पड़ेगी इनका उदाहरण देते हुए, इनको एग्जाम्पल के रूप में मेंशन करते हुए आप लोगों को यह बता सकते हैं कि क्यों हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करना आवश्यक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप जो ये सब टॉपिक डिस्कस किए गए हैं उनको धैर्यपूर्वक धीरे धीरे समझने का कोशिश करेंगे, जल्दीबाजी नहीं दिखाएंगे, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन समझेंगे, डायग्राम ड्रॉ करके, मैप ड्रॉ करके, और कोशिश हमेशा ये करेंगे कि जो पहले से आपके कॉन्सेप्ट है उनकी सहायता से ही आपको अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है, ना कि किसी नए कॉन्सेप्ट को यहाँ लाने की आवश्यकता है, उन्हीं को यहाँ पर अप्लाई करना था। तो चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।